Who will cry when you die? समवे इन हिंदी, कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर? Who will cry when you die किताब साल 1999 में रिलीज हुई थी। इस किताब को पढ़कर आपको जीवन को सही ढंग से जीने का सार प्राप्त होगा। क्या आप खुद के बेस्ट वर्जन हो? इस किताब के माध्यम से आपको इस सवाल का जवाब ही मिल जाएगा। ये किताब इंसान को वो रास्ता दिखाएगी कि आप जीवन के असल मायने को कैसे समझें, अपने जीवन को इतना बेहतर कैसे बनाएं कि जब आप इस दुनिया में ना रहें तो आपके प्रिय जनों को आए याद बस आपकी ना, बल्कि वो आपको इस तरह से मिस करें कि उनके जीवन से कोई हिस्सा कट गया हो। कई लोगों का सवाल रहता है कि अच्छी जिंदगी कैसे बिताई जाती है। इस किताब को पढ़ने के बाद आप उस सवाल का जवाब ढूंढ पाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि दूसरों की जिंदगी में भी आप कैसे बदलाव ला सकते हैं। ये किताब उनके लिए है जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, साइकोलॉजिस्ट के लिए, ऐसे लोग जिन्हें सक्सेस और जिंदगी से प्यार है। इसके लेखक रॉबिन शर्मा है, उनका नाम ही काफी है। अगर आप लेखन की बात कर रहे होंगे तो उनका पेशा ही लेखन है। इनकी 8 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। बेस्ट सेलिंग नॉवल द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी इन्होंने ही लिखी है। एक लेखक होने के साथ ही साथ ये स्पीकर और मोटिवेशनल कोच भी है। इनका पहला चैप्टर है सेल्फ डिसिप्लिन आपकी बहुत मदद कर सकता है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि आज का दौर, जिसे आप डिजिटल क्रांति के तौर पर जानते हैं, कहने को तो वो हमारे हाथों में ही पूरी दुनिया आ चुकी है, लेकिन फिर भी आज के समय में ही हम सबसे अकेले हैं। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन किसी के पास किसी के लिए भी समय नहीं है। इसी के बीच हमारे सामने एक सवाल और खड़ा रहता है कि आखिर मीनिंगफुल लाइफ कैसे जिए। इसको लेकर लेखक कहते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट अच्छी बात है, लेकिन हमको इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारा प्रभाव हमारे चाहने वालों के ऊपर कैसा पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करने से कुछ नहीं होता। आपको खुद से पहले दूसरों के बारे में भी सोचना सीखना चाहिए। ऑथर कहना चाहते हैं कि जीवन इस तरह से जिया जाना चाहिए कि आपके जाने के बाद आपको मुस्कुराते हुए लोग याद करें। मतलब साफ है, अपने जीवन के पथ को इतना साफ रखिए कि आपके आसपास का माहौल भी खुशनुमा बना रहे। अगर आप लाइफ में कुछ छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करें तो ऐसी लाइफ जी सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा और दूसरों को भी। इसलिए इस अध्याय में लेखक आपसे सवाल करते हैं कि क्या आप ऐसी जिंदगी के लिए तैयार हैं? दूसरा चैप्टर है उस रूल का पहला प्रिंसिपल है कि पर्सपेक्टिव को मेंटेन रखिए। स्टीफन हॉकिंग लोगों को एक सिंपल सी स्टोरी बताते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं ये भी ब्रह्मांड का बस एक छोटा सा तारा है। इस बात से वो ये समझाना चाहते हैं कि हमको हर चीज को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, हमें एक पर्सपेक्टिव बनाकर रखना चाहिए। लेखक भी इस अध्याय के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हार और जीत में इस नजरिए का फर्क होता है। कई बार जो आपको हार लग रही है वो किसी के लिए जीत से भी ज्यादा हो सकती है। अंतर बस इतना है कि आपको अपने नजरिए को थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा। उदाहरण के लिए आप किसी का इंतजार सीढ़ी के पास कर रहे हो, लेकिन वो आपको वहां ना मिले। क्या पता उसने सीढ़ी का रास्ता न लेकर एलिवेटर का रास्ता ले लिया हो। जीवन में ऐसे कई पड़ाव आएंगे जब आपको लगेगा कि बात नहीं बन रही है। तभी आपके कैरेक्टर का टेस्ट भी होता है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। उस दौर में बस आपको अपने नजरियों को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, आपकी बात बन जाएगी। दूसरा नियम है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप इस नियम को भी फॉलो करते हैं तो आप अपने गोल्स तक आसानी से पहुंच पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन शब्द सुनने में जितना छोटा लगता है उसके परिणाम उतने ही बड़े होते हैं। अगर आप अपने एक्शन के ऊपर कंट्रोल रखना सीख लिया तो समझ जाइए कि आप अपनी जिंदगी को भी खुशहाल बना लेंगे। जिंदगी में खुश रहना है तो अपने आसपास के साथ खुद के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत भी आपको अभी से कर देनी चाहिए। लिस्ट बनाइए कि ऐसी कौन सी बुरी आदतें हैं जो आपने पाल रखी हैं, जो आपके लिए और समाज के लिए ठीक नहीं है। तुरंत प्रभाव से उन आदतों को छोड़ने की शुरुआत कीजिए। अपने ऊपर थोड़ा सा लगाम लगाइए।
चैप्टर 3 है नाकामी से डील करना सीखें। अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा कि जो लोग जानबूझकर गलत वादा करते हैं। मतलब साफ है कि ऐसे लोगों को पता होता है कि वो अपने वादे को निभा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी लोग फेक प्रॉमिस करते हैं। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं तो अपनी ये आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि एक कहावत है कि जो इंसान अपनी जबान का नहीं वो इंसान ही नहीं है। इसलिए इंसान बने रहना है तो खुद से और अपने चाहने वालों से ऐसे ही वादे करिए जो आप पूरे कर सकें। आप सोचते होंगे कि अगर गलत वादा कर भी दिया तो क्या गुनाह कर दिया। शायद आप कोई गुनाह ना कर रहे हो, लेकिन आप हमेशा के लिए सामने वाले को खो सकते हैं। सामने वाला आपके ऊपर विश्वास करता है और आपने उस विश्वास को तोड़ा है। अब इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है। अगर आप प्रॉमिस तोड़ते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। इसलिए आज से ही कोशिश करिए कि ऐसे वादे ना करें जिन वादों को आप निभा ना सकें। अगर आपको खुश रहना है तो बस एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। वो शुरुआत ये है कि खुद से वादा कीजिए कि आप एक सप्ताह लॉयल रहेंगे। इसके बाद आप खुद को ऑब्जर्व करिए कि आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस ऐड हुई या नहीं। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने शब्दों में अडिग रहें। आप जैसे जैसे इस खूबी को अंदर लाते जाएंगे आपकी जिंदगी खुशनुमा होती जाएगी। एक और बेसिक रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो ये है कि आपको असफलता से भी सीखना पड़ेगा। ये जितना मुश्किल सुनने में लग रहा है ये उतना ही आसान फॉलो करने में है। अपनी जिंदगी में आप जितनी बार टूटेंगे हर बार आपको नई सीख मिलेगी। बुरा समय इंसान को बेहतर बनाकर जाता है। उदाहरण के लिए आपने कई बार देखा होगा जो लोग भयानक बीमारी से ठीक होकर आते हैं वो अपने जीवन में औरों से ज्यादा खुश रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि उन्हें उनके जीवन की वैल्यू पता चल जाती है, इसीलिए वो उसकी केयर करना भी सीख जाते हैं। याद रखिए, खुशी की वैल्यू दुख ही सिखाकर जाएगा। अगर आपको खुद मोटिवेट करना अपने आप को खुद मोटिवेट करना कभी ना भूलें। कई बार जिंदगी बहुत व्यस्त हो जाती है, इतनी व्यस्त कि इंसान को खुद के लिए नहीं मिलता। कभी कभी के लिए तो ये सिचुएशन ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगने लगता है कि काम के भार की वजह से आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है तो फिर आपने गलत ट्रेन पकड़ ली है। बॉस, तुरंत अपने स्टेशन पर उतर जाइए। तुरंत अगले स्टेशन पर उतर जाइए। उतरकर सबसे पहला काम ये कीजिए कि अपनी प्राथमिकता को सेट कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है। इसकी एक लिस्ट तैयार कीजिए। इसको हम एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है एक चीन में रहने वाले आदमी की। एक तलवार बनाया करता था। इसकी तलवार से चीन साम्राज्य के महाराजा काफी खुश थे। एक दिन वो खुद उस आदमी के पास गए और पूछे कि तुम्हारी काबिलियत का राज क्या है? तुम्हारी जैसी तलवार कोई और क्यों नहीं बना पाता? उस आदमी के जवाब ने महाराजा को सीख दे दी। आदमी ने जवाब दिया था कि मैं पिछले 20 सालों से सिर्फ और सिर्फ अपनी कला को बेहतर करने में लगा हुआ हूँ। मेरे पास और कोई काम नहीं है। मैं जितनी देर उठा रहता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपना काम ही करता हूँ। यह कहानी आज भी रेलेवेंट है। अच्छी दोस्ती या फिर रिलेशनशिप आपकी जिंदगी को सही रास्ते में लाने के लिए काफी होती है। हमेशा कोशिश करिए कि आप कुछ बेहतर सीख सकें। जीवन में बेहतर सीखने की कोशिश कब आपको बेहतर इंसान बना देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अपने काम से जब भी आपको फुर्सत मिला करे थोड़ा समय खुद के लिए निकाला करिए। ऐसा करने से आपके दिमाग को प्रेशर कम करने में मदद मिलेगी। आपको महसूस होगा कि आपका दिमाग काफी खुश है। इस फ्री टाइम का मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए। कोशिश करिए कि फ्री टाइम को हर हफ्ते निकाल सके। अगर ऐसा होता है तो आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए बेहतर होगा। चौथा चैप्टर कहता है जिंदगी को एंजॉय करना सीखें। अब आते हैं इस पहलू पर कि जिंदगी को प्यार कैसे करें। जिंदगी को प्यार करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बचपन को प्यार करना पड़ेगा। बचपन को याद करना पड़ेगा कि कैसे छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लिया करते थे। क्या हम आज अपने बचपन की नकल नहीं कर सकते? हम इतने भी बड़े नहीं हो गए हैं कि अपने खुद के बचपन को याद ना कर सकें। तो चलिए सबसे पहले उन बोझ को खत्म करते हैं जिनके ऊपर हम अपना समय और जिंदगी व्यर्थ कर रहे हैं। मकान का किराया, बिजली के बिल की टेंशन, पड़ोसी से लड़ाई, तमाम चीजें जिनके ऊपर हम अपने दिन भर की एनर्जी लगा देते हैं। रिटर्न में हमें क्या मिलता है? डिप्रेशन जैसी बीमारी। तो आज हम कुछ समय अपने बचपन को याद करते हुए बिताते हैं। सवाल है कि रिटर्न में क्या मिलेगा?
बता दें कि रिटर्न में जिंदगी को प्यार करने का तरीका मिलेगा। आपको पता चलेगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। इस जिंदगी को हम ऐसे भी जी सकते हैं। अगर आज आप खुश नहीं हैं तो सबसे पहले अपने अंदर के बच्चे को ढूंढिए, वो कहाँ है, उसे बाहर निकालिए। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो बस उसी बच्चे की तरह आइसक्रीम खाइए, लूडो खेलिए, कूदिए। ये सब बचकानी हरकतें आपको जिंदगी से मिलने का मौका देंगी। मौका लगे तो हार्टफुलनेस करिए। आप सोचिए बचपन में आप इतना खुश क्यों रहते थे। इसके पीछे एक कारण ये भी था कि आप स्वस्थ थे। पहले रोम के लोग ये माना करते थे कि इंसान की खुशी उसकी बॉडी से होकर गुजरती है। क्या आज आप हेल्दी हैं? अगर नहीं तो सबसे पहले कसरत करना शुरू करिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी बताती है कि एक्सरसाइज का इंसान की खुशी से सीधा नाता होता है। जो लोग फिट होते हैं वो लोग खुश भी होते हैं। इसलिए फिट रहिए और खुश रहिए। आज की भागती दौड़ती दुनिया में लोग भी गोल ओरिएंटेड हो चुके हैं। फैंसी दुनिया में लोग अपनी खुशी तलाशते हैं। फैंसी घर, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़ों से लोगों को खुशी मिलती है। क्या ये खुशी अल्टीमेट गोल है? क्या ये खुशी परमानेंट है? बाजारवाद ही क्या खुशी की असली परिभाषा है? सबसे पहले तो किसी भी खुशी को हम बाजारवाद मानकर ना चलें। अगर किसी को मटेरियल वर्ल्ड में भी खुशी मिल रही है तो ठीक है। ये सब चीज जीवन में एक प्रोसेस की तरह होती है जिससे हर किसी को गुजरना ही पड़ता है। इसी प्रोसेस से गुजर कर आप मैच्योर बनते हैं। जब आपके अंदर मैच्योरिटी आती है तभी समझदारी भी आती है। मानिए आप एक लीडर हो और साथ ही साथ पेरेंट्स भी हो। उन दोनों स्किल से किसने आपकी ज्यादा खुशी दी? लीडरशिप स्किल या फिर पेरेंटिंग स्किल? एक दिन में तो नहीं आई है ना, ये पूरी प्रोसेस के बाद आई है। अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट की अप्रोच रखेंगे तो आप अपनी अचीवमेंट को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है मजा तो सफर में है। आप पूरी प्रोसेस को एंजॉय करिए, रिजल्ट तो अपने आप ही अच्छा होगा। अब चैप्टर 5 पर आते हैं। अगर आपको पॉजिटिव बदलाव लाना है तो सबसे पहले अपनी खामियों का पता लगाइए। इस अध्याय के माध्यम से लेखक अपने शुरुआती दौर का एग्जाम्पल देते हैं कि जब उन्होंने रेडियो शो में स्पीकर के तौर पर जाना शुरू किया था। कई शो करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके बोलने में कुछ तो दिक्कत है। वो जल्दी जल्दी बोल जाते हैं जिससे लिसनर उनकी बातों को समझ नहीं पाते। फिर उन्होंने स्पीकर के तौर पर रेडियो शो में जाने के बजाय ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग की क्लास ली। इस क्लास के बाद उन्हें एक्सपीरियंस हुआ कि उनकी स्पीकिंग में काफी सुधार हुआ है। ऑनलाइन क्लास के बाद लेखक की पब्लिक स्पीकिंग में काफी सुधार भी आया और उन्हें प्रोफेशनल सक्सेस भी मिली। आप भी ये अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले खुद को ऑब्जर्व करिए, अपनी खामियां निकालिए, फिर उन खामियों पर काम शुरू करिए। जितनी जल्दी आप अपनी खामियों के ऊपर काम करना शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी आपको खुद के अंदर बदलाव भी देखने को मिलेगा। खुशी का रास्ता भी बदलाव से ही होकर गुजरता है। चैप्टर 6 बताता है समय के महत्व को समझिए। इमोशनल फूल मत बनिए। आपसे पूछा जाए कि एक लाइन बताइए जो आप अधिकतर लोगों के मुंह से सुनते हैं। आपका जवाब आएगा कि टाइम नहीं है यार। बस यही लाइन सबके मुंह में जम सी गई है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जो ये लाइन बोलते हैं वही घंटों फेसबुक भी चलाते रहते हैं। ये साइन दिखाता है कि हमें टाइम मैनेजमेंट को लेकर बेहतर अप्रोच रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि समय किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। जितनी जल्दी आप समय की कीमत को जान लेंगे उतनी ही जल्दी सफलता और खुशियां भी आपके द्वार के दहलीज में होंगी। सोसाइटी में ज्यादातर लोग की ये सोच होती है कि पूरी जिंदगी पर है, बहुत समय है, इतनी जल्दी क्या है, कल कर लेंगे, टाइम ही टाइम है। खासतौर पर मेडिटेशन जैसी चीजों के लिए तो ये बात हमेशा बोलते हैं। इस बात की गांठ बांध लीजिए। अगर आप समय की इज्जत नहीं करेंगे तो टाइम भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। हम सभी के लिए सबसे जरूरी ये है कि हम अपने टाइम की वैल्यू को समझें, अपने काम की लिस्ट बनाएं। हमें पता होना चाहिए कि जिंदगी में हमारी प्रायोरिटीज क्या है। इसका पता चल जाए तो टाइम के अनुसार उन्हें मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट की स्किल हमको सीखनी ही पड़ेगी। कुछ छोटे छोटे बदलाव लाकर हम अपनी पूरी जिंदगी भी बदल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को जोड़ें। इसके अलावा हम मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। हार्टफुलनेस वाले बहुत अच्छा करवाते हैं, आप देख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट से आप खुश रह सकते हैं। अगर आपने इस टाइम मैनेजमेंट में इमोशन को ऐड कर दिया
तो आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। इसलिए नेगेटिव चीजों में अपना समय व्यर्थ करना बंद कर दीजिए। जितना समय हम नेगेटिव चीजों में खर्च कर सकते हैं, अगर उतना ही समय हम टाइम मैनेजमेंट में खर्च करें तो हमारी जिंदगी की रूपरेखा ही बदल जाएगी। नेगेटिव चीजों से मतलब है कि आपके आसपास कोई भी आदमी जिससे आपकी ना बनती हो, उससे आप दूर ही रहें तो बेहतर है। क्योंकि आप जितना समय उसके ऊपर खर्च करेंगे बहस करने में, उतने में तो आप इस समय को सुन लेंगे। इसे याद रखिए कि नेगेटिविटी से टाइम मैनेजमेंट पर भी फर्क पड़ता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं आपका किसी काम पर फोकस है, तभी आपको अचानक से याद आ जाए कोई ऐसी घटना जिससे आप कभी डिस्टर्ब हुए थे। वो घटना कोई भी हो सकती है, तो फिर उसी समय आपका फोकस काम से हट जाएगा, घंटों आपका मूड खराब हो जाएगा। नेगेटिविटी आपके टाइम मैनेजमेंट को सीधा इफेक्ट करती है, और फिर बुरी घटनाएं किसके साथ नहीं हुई है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। जीवन में एक ऐसा पर्सपेक्टिव बनाएं जिससे पॉजिटिव लोगों की जगह हो, आपका रेडिएशन सकारात्मक हो, ताकि सकारात्मक लोग आपके साथ आए। इस बात का सार ये है कि आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप खुशी पाने के लायक हो। आपको खुश होने से कोई नहीं रोक सकता। आज के बाद अगर कोई आपको कुछ गलत कहे तो अपने इमोशन पर कंट्रोल करना और नेगेटिविटी से तुरंत दूर चले जाना। जितनी जल्दी आप इस कला में माहिर हो जाएंगे, उतनी ही जल्दी आप दूसरों को भी पॉजिटिव रहने के तरीके से रूबरू करा पाएंगे। क्योंकि ये एक चैन है जिसे अब हमें बनाना ही पड़ेगा। समाज को इस चैन की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेगेटिविटी ने अवसाद नाम की बीमारी के रूप में अपनी जगह बना ली है। लोगों की मेंटल हेल्थ की जिम्मेदारी अब खुद लोगों को लेनी पड़ेगी। इसकी शुरुआत है हमसे। जब हम खुश रहेंगे तो हमारे आसपास भी हम खुशी ही बांटेंगे। चैप्टर 7, नेचर के साथ कनेक्ट होने का वक्त आ गया है। जिंदगी में ज्यादातर चीजें बस एक बार ही होती हैं। हमें उस एक मौके को ही इस्तेमाल करना आना चाहिए। सोचिए कि एक अच्छे अखबार में छपे एक आर्टिकल में कितनी इंफॉर्मेशन रहती है। वह आर्टिकल दोबारा नहीं छपता। हमें कोशिश करना है कि हम जीवन में मिल रहे अनुभव का सही इस्तेमाल कर सकें। आपको अपने ब्रेन को किस इस तरह से ट्रेन करना है कि आपको मिलने वाले पहले मौके को ही आप बुना सके। इस मौके से जितना हो सके उतना फायदा ले सके। खुश रहने का एक और तरीका है, वो ये है कि आप अपने आप को नेचर के साथ, प्रकृति के साथ कनेक्ट करें। इस प्रोसेस के फैन ऑथर भी हैं। तो ऑथर अपने हफ्ते भर के व्यस्त शेड्यूल के बाद समय निकाल कर नेचर के पास जाते हैं। वो किसी ऐसे पार्क में समय बिताने जाते हैं जहां उनको हवा की आवाज सुनाई देती है। इस तरह वो अपने दिमाग को रिलैक्स करते हैं। उस पार्क में बैठकर लेखक पेड़, पक्षियों और को निहारते हैं। इसी के साथ वो मेडिटेशन भी करते हैं। इस पूरी प्रोसेस से उनके हफ्ते भर की थकान मिट जाती है, साथ ही नई ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप भी ऐसा कुछ कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। नेचर के पास जाने का एक और बड़ा फायदा यह है कि वहां आपकी क्रिएटिविटी में इजाफा होता है। आपको भूलना नहीं चाहिए कि न्यूटन ने ग्रेविटी का पता भी नेचर के पास बैठकर ही लगाया था। तो अगर आपकी क्रिएटिविटी में रुचि है तो आपको भी इस रास्ते पर जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नेचर से जोड़ना अभी कठिन है तो आप एक दूसरे रास्ता भी बना सकते हैं। वो ये है कि थोड़ी सी ग्रीनरी को आप अपने जीवन में आने दीजिए। इसके लिए आप रोजाना 15 मिनट का पार्क में वॉक भी कर सकते हैं। इससे आपके दिमाग को काफी सुकून मिलेगा। अगर आप ग्रीनरी के बीच में 30 से 90 मिनट भी समय दे सकें हफ्ते में, तो इससे आपके जीवन में काफी अच्छे बदलाव होंगे। अगर आप ये करने में भी सक्षम नहीं है तो फिर आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं या फिर पुराने बॉलीवुड गाने का लुत्फ आनंद उठा सकते हैं। इससे आपके जीवन को काफी ज्यादा शांति मिलेगी। जितना आपका दिमाग शांत रहेगा उतनी ही शांति आपके मन में रहेगी। अगर आप अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं तो सबसे पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट का रास्ता अपनाएं। इस रास्ते से ही आपको खुशी और सुकून का मार्ग मिलेगा। इस बात से कोई गुरेज नहीं करना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी के कुछ घंटे खुद के ऊपर खर्च कर सकें। खुद के ऊपर खर्च किया गया समय ही आपको रियल रिटर्न देगा। ये रिटर्न किसी भी एफडी से बढ़कर होगा। आपको ऐसे कई लोग मिलते होंगे जो हमेशा ही कंप्लेन करते होंगे कि उनके पास वर्कआउट करने का टाइम ही नहीं रहता। इस तरह की कंप्लेन करने वाले लोग नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं। अगर आप ही ऐसी फितरत है तो आप
को हम बता दें कि इस माइंडसेट से आप बाहर भी आ सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके पास वर्कआउट के लिए समय नहीं बच रहा, तो सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लीजिए। इस आदत से आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। पहला कदम हमेशा कठिन होता है, तो इस बार भी ये सरल नहीं होने वाला, लेकिन जब एक बार आपको बदलाव नजर आने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंप्लेन करना सबसे बुरी आदत होती है। इन सब के साथ हमेशा कोशिश करिए कि आप अपनी स्किल्स पर अपना टाइम खर्च कर सकें। इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी तभी आप इस विश्व के लिए कुछ करने के लायक बनोगे। हमेशा अपने से सवाल करते रहिए कि आप इस सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल है, आप एक सर्जन को देखिए। सोसाइटी में इनकी इज्जत काफी ज्यादा है। इसके पीछे का कारण है कि इन्होंने अपनी स्किल्स को बेहतर करने के लिए काफी ज्यादा समय दिया है। इन्होंने अपनी वैल्यू क्रिएट की है। सोसाइटी इनके योगदान का सम्मान करती है, इसीलिए सर्जन की समाज में काफी ज्यादा इज्जत होती है। कभी भी इतनी देर नहीं हुई होती है कि आप कुछ शुरू ही ना कर पाए। इसलिए आज से ही नई खूबियों को सीखने की शुरुआत कर दीजिए। कुछ ज्यादा नहीं कर सकते तो किताब पढ़ने की आदत डाल लीजिए। किताब से बेहतर साथी कोई नहीं होता। चलिए वहां लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आपने इस दुनिया से जाने के बाद आपके इस दुनिया से जाने के बाद आपके चाहने वाले जरूर रोएंगे, क्योंकि उनको पता रहेगा कि आपने अपनी जिंदगी सही मूल्यों पर जी है। आप खुद का बेस्ट वर्जन है। आप सबके लिए जीते थे, इसलिए आज से ही कोशिश करिए खुद का बेस्ट वर्जन बनने का। जब आप स्वयं के अंदर होंगे तभी आप खुश होंगे। कुल मिलाकर अपने आप से सवाल करिए कि आपके जाने के बाद आपके लिए कौन रोएगा। अगर आपको लगता है कि बस कुछ लोग हैं जो आपको मिस करेंगे, तो समझ लीजिए अब बदलाव का समय आ गया है। खुद के अंदर ऐसा बदलाव लाइए कि लोग आपके जाने के बाद आपको याद करें। ऐसे जिंदगी जीकर जाइए कि लोग आपको याद करें। अपनी जिंदगी के सफर को नोट करते जाइए कि आप हर दिन क्या नया सीख रहे हैं, क्योंकि जो आपका मेन गोल है वहां तक पहुंचने का एक रास्ता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इसीलिए खुद से एक सवाल रोज कीजिए कि आज कितने घंटे मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में खर्च किए। आपको अपनी ताकत और कमजोरी का पता होना चाहिए। खुद को और दूसरों को खुश करने में अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए और कमजोरी को समाप्त करने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस